तो शुरू करने से पहले एक लाइफ हैक बता देता हूँ कि अगर यूज्ड कार लेना चाह रहे हो आप कनाडा में, तो ये 3 वेबसाइट्स पे अगर आप जाओगे, आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये कार कभी एक्सीडेंट में गई है या ये कार कहाँ-कहाँ, और इस कार की पूरी हिस्ट्री आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये 3 वेबसाइट्स हैं, कारफैक्स, विन ऑडिट और बम्पर डॉट कॉम। और एक और लाइफ हैक है आप लोगों के लिए, वो वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर कनाडा में आ गए हो और अब यूज़ कार लेने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, तो चलो पहले बात करते हैं कि किस तरह की कार लें। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे बड़ी कार लेनी है, पहली कार लेनी है और मसल कार लेनी है, डोज, चैलेंजर या फिर इस तरह से BMW करके लेनी है, तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है और आपको कार्स का शौक है तो आप बेशक लें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि पहली कार कभी भी एक्सपेंसिव कार मत लो, और उसके क्या रीज़न है मैं बताऊंगा। पहली कार जो आप ले रहे हो वो मीडियम साइज अगर इकोनॉमी कार है तो बेस्ट डिसीजन आपके लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा भी करेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो बड़ी कार की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होती है। अरे हाय, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कहाँ से लें, ये क्या है, कौन सी इंश्योरेंस सेलेक्ट करें, इसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि जब आप बड़ी कार या पहली कार अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली ले लेते हो, तो पहली बात आप यहाँ पे नए हो, ट्रैफिक रूल सारे डिफरेंट हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो मेरे से सीख ले लो, मेरे जैसे मत बनो, पहली कार पे ज़्यादा मनी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको और भी जगहों पर अपना मनी डालना पड़ सकता है। तो पहली कार थोड़ी छोटी रखें। दूसरी बात ये है कि एक बार सेटल हो जाओ, घर वर ले लो, उसके बाद बड़ी कार ले लेना, थोड़ी अच्छी भी लगेगी घर में, गराज में खड़ी हुई। लेकिन अगर आप अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुए हो कनाडा में, तो पहली कार को आप मीडियम साइज ही रखो। रिकमेंडेशन बजट के बारे में बात करें तो अगर आपकी इनकम के 15 और 20% आपकी मंथली कार को ओन करने की कॉस्ट बन रही है तो वो बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी मंथली इनकम है $3000, तो $3000 का 20% होता है $600। तो अगर आपकी मंथली कॉस्ट, अगर आपको कार को ऑपरेट करने की इंक्लूडिंग इंश्योरेंस अराउंड $600 बन रही है, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है, अक्सर कॉस्ट ऊपर चली जाती है। मैंने देखा है, जब मैं यहाँ पे आया था, मेरा जो कार की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती थी, गैस, इंश्योरेंस और मंथली जो मैं कार के लिए पे करता था, वो ओवर लाइक 30-40% मेरी मंथली इनकम की जाती थी। सो दैट इज़ नॉट गुड, और मुझे काफ़ी सफ़र भी करना पड़ा उसके लिए। तो वो गलती आप मत करना। ओके, कार वो लें जो आप पहले बजट में रख सकें, फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप बड़ी कार को भी अपग्रेड कर सकते हो। अच्छा, अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि कार कहाँ से लें। अब यहाँ पे बहुत सारी जगहें होती हैं कार लेने के लिए। फेसबुक मार्केट प्लेस होती है, kijiji.com होता है, और ऑटो ट्रेडर ऐसे करके वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि हमेशा डीलरशिप से ही कार लो। इसके 3 रीज़न है। पहली बात तो ये कि डीलरशिप हमेशा इंडस्ट्री रेगुलेटेड होएगा, तो अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। और पूरी यहाँ अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो तो उनकी पूरी ब्रांच है जो डीलरशिप के अगेंस्ट कंप्लेन हैंडल करती है, तो आप हर जगह कवर रहते हो। दूसरी बात ये है कि आपको फाइनेंस कराने के ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि जो डीलरशिप्स होती हैं उनके पास हर बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है, वो हर बैंक के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स देने के लिए, कि जो भी कार अगर आप फाइनेंस करवाने की सोच रहे हो तो आपको उस पर मिल सकता है। और तीसरी बात ये है कि आपको ये अश्योरेंस होती है कि जो आपकी कार है वो 100% वेरीफाइड है, कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि जब डीलरशिप्स दूसरे लोगों से कार खरीदती हैं तो वो हमेशा वेरीफाई करके खरीदती हैं, और जब उनको बेचना होता है वो ऐसे कोई आपको बिना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किए वो नहीं बेच सकते। तो हमेशा यूज कार डीलरशिप से ही लें, रजिस्टर्ड। कभी भी ऐसे थर्ड पार्टी सेलर से मत लो। अगर आपका लक अच्छा निकल आया तो अच्छी कार मिल गई, चलो भाई अच्छा हो गया, इट्स गुड फॉर यू। बट मोस्टली केसेस में मैंने देखा कि कई बार लोग सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते, आपको खुद से जाके वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो प्लीज़ डीलरशिप से ही यूज़ कर लो। अच्छा, आपने मान लो सोच लिया कि मैंने प्राइवेट सेलर से लेनी है कार, मुझे नहीं जाना डीलरशिप के पास, तो एक बात ध्यान में रखना कि जब आप कार की डील कर रहे हो उससे पहले किसी मैकेनिक के पास जाके उसे ज़रूर बोलना कि मैकेनिक अंकल प्लीज़ मुझे चेक करके दो ये कार सही है कि नहीं है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आप प्राइवेट सेलर से ले रहे हो आपके दगा खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हर बार आपको धोखा ही मिलेगा, लेकिन मैकेनिक अंकल के पास ज़रूर जाके पूछना कि मेरे को ये कार टेस्ट करा के दो और एक बार चेक करके दो सारा खुद से। अगर आपको प्राइवेट सेलर बोल भी रहा है कि मैंने एक बार वेरीफाई कराया हुआ है, तो वेरीफाई कराया हुआ है, तो भी आप बात मत मानना। ओके, तो अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगले टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हाउ ओल्ड कार यू शुड बाय। तो इसके लिए ये रिकमेंडेशन है कि अगर कार का मॉडल 2 से 4 साल पुराना है
तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे पुरानी अगर आप कार लोगे, जितनी पुरानी कार लोगे आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पुरानी कार के पार्ट्स मिलने मुश्किल हैं, तो और इंश्योरेंस को रिपेयर करवानी कार मुश्किल है, ठीक है। तो 2 से 4 साल पुराना अगर मॉडल है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वैल्यू फॉर मनी भी, स्पेशली अगर आप कार को लंबा चलाने की सोच रहे हो। अगर आपके माइंड में थोड़ा टाइमलाइन है कि मैंने कम से कम 6-7 साल तक कार को चलाना है, तो ज़्यादा पुरानी कार मत लो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 2 से 4 साल पुरानी कार लोगे, जो मॉडल पुराना कार का लोगे, तो आपको उस पर ज़्यादा किलोमीटर्स भी नहीं मिलेंगे, तो बेसिकली कार ज़्यादा डिटीरियोरेट भी नहीं हुई है। अच्छा, अब कार लेने गए हो आप, डीलर वाले अंकल कहते हैं कि मेरे को भाई मैंने तुमको कार देनी है $5,000 की, $6,000 की, और हमको लग रहा है यार $5-6,000 बहुत मुश्किल है, तो मैं अब इनके साथ बार्गेन कैसे करूँ? क्योंकि हमने बार्गेन वाले स्किल्स भी आने चाहिए। यहाँ पे अब रह रहे हो तो भाई इंडिया में तो हम बोल देते हैं भैया इतना लगा लो, इतना लगा लो, पर यहाँ पे ये इतना लगा लो वाली बात नहीं चलती। कई बार हम कह देते हैं कि यार मैं तुमको सारे कैश में पैसे दे दूंगा, तुम मुझे थोड़ा सस्ता करके दे दो। पर हैरानी वाली बात है कि ये भी नहीं चलता यहाँ पे, क्योंकि डीलर्स को जितना प्रॉफिट होता है वो एक्चुअली आपको कार फाइनेंस कराने से ज़्यादा होता है, ना कि अगर आप कैश में देते हो। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, राइट? तो बैंक उनको भी मार्जिन देता है थोड़ा सा, तो इसलिए ये फंडा तो अलग है। अभी मैं तुमको सारा कैश में अभी पे कर देता हूँ, आप मुझे एक सस्ती कार दे दो, तो कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं करेगा। लेकिन हैगलिंग करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। तो एक वेबसाइट है unhaggle.ca। इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी अच्छे कोड्स मिल सकते हैं और काफ़ी अच्छे टिप्स मिल सकते हैं बार्गेन कैसे करना है। और दूसरी बात यह है कि एक डीलर को मत पकड़ो, मल्टीपल डीलर्स के साथ बात करो, क्योंकि एक डीलर के पास आप जाओगे वो आपको एक प्राइस बताएगा। आपको जितना आप मार्केट में रिसर्च करोगे अपनी पर्टिकुलर कार के मॉडल को लेकर, उतने आपको बेटर प्राइसेस अलग अलग डीलर्स में मिलते जाएंगे। तो आपके पास एक कंपेयर करने का बेंचमार्क हो जाएगा, तो ताकि आप प्राइसेस कंपेयर कर सको। दूसरी बात ये है, आप एक डीलर के पास जाके दूसरे डीलर को बोल सकते हो कि मुझे वो वाला डीलर इतने की कार दे रहा है। तो क्योंकि डीलर का बहुत सारा मार्जिन यूज कार से आता है, क्योंकि इसी में वो उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा और डिस्काउंट दे दें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है यहाँ पे। अब फाइनली थोड़े से जनरल टिप्स की बात कर लेता हूँ। जनरल टिप्स ये हैं कि जब आप इंश्योरेंस लेने लगोगे अपनी कार की, तो एक कंपनी पे मत सेटल होना। मैं और भी इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा और वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि यहाँ पे ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। आप अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करके उनसे कोट्स लो इंश्योरेंस की, और फिर कंपेयर करो कि आपको कौन सी इंश्योरेंस बेस्ट लग रही है। अगर आप पहली जो भी आपके हाथ में इंश्योरेंस आती है उस पर सेटल हो जाओगे, तो हो सकता है आगे आपको बेटर प्राइस मिले। इंश्योरेंस 1 साल तक आप बदल नहीं सकते बिना कोई पेनल्टी पे किए। तो एक प्रोवाइडर अगर आपको इंश्योरेंस दे रहा है, अगर आप कहते हो मैंने दूसरे के पास जाना है, तो 1 साल तक नहीं जा सकते, नहीं तो आपको उनको कम से कम कुछ $500-600 जितना भी उनकी फॉर्म में होता है कि मैंने इतना पे करके ही आप निकल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको महंगा पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, और हाईवे पे ज़रूर जाना टेस्ट ड्राइव करते टाइम, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये जब आप यूज़ कार ले रहे हो वो हाई स्पीड पे कैसा परफॉर्म करती है। कि अक्सर लोग यूज़ कार लेने जाते हैं तो हाईवे पे नहीं जाते, थोड़ा सा स्लो ज़रा आसपास चला के देख लेते हैं, लेकिन जब उनको पावर चाहिए होती है हाईवे पे जाते हैं तो कार पिकअप नहीं करती, तो फिर उनको रिमोर्स होता है कि यार मैंने ये इतना ऐसा छोटा इंजन क्यों ले लिया, या ये अच्छा पिकअप नहीं दे रही है। कई बार छोटे इंजन भी अच्छी पिकअप दे देते हैं, तो वो आपको टेस्ट ड्राइव हाईवे पे करके ही पता लगेगा। अच्छा, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, फाइनली लाइफ हैक नंबर 2 मैं दे देता हूँ कि फेयर प्राइस जो कार का है वो आप कैसे अपना एस्टिमेट कर सकते हो अपने बेस पे। तो आप एक डीलर के पास जाओ, उनको कहो कि ये कार का मुझे कोई प्राइस दो, वो आपको जो कोट देंगे उस कार की इन्फॉर्मेशन लेकर, आप उनके कार का मॉडल वगैरह कितनी पुरानी है वो सब लेकर, अगर आप किसी और डीलर को ईमेल करोगे कि मुझे ये कार आपको बेचनी है, क्या आप मुझे एस्टिमेट दे सकते हो, ज़रा सा एस्टिमेट कि अगर मेरे पास ये कार है, इतनी पुरानी है, इतने किलोमीटर चली है, तो आप कितने में खरीदोगे। तो वो जो आपको बायबैक करने का एस्टिमेट देंगे, आपके पास एक बेंचमार्क नंबर हो जाएगा। तो यूजुअली उससे 15 से 17% अगर आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लो, तो वो आपको फेयर प्राइस का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी लग रही है। अदरवाइज फेयर प्राइस निकालने की वैल्यू कुछ वेबसाइट्स में है जो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। इन वेबसाइट्स पे आपको कार की फेयर प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी पुरानी के हिसाब से आपको वो प्राइसेस पता लग सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तो मैं आपको तब मिलता हूँ।